today we are going to start a new chapter, that is chapter 4 of your macroeconomics, that is methods of calculating national income. Here NY stands for national income. This chapter is very much important from the point of view of numerical. One numerical question must be framed from this chapter according to CBSE guidelines. Let's start this chapter. In previous lectures, we have discussed about the phases of circular flow of income. I told you that there are three phases of circular flow of income. जो हमारे देश की नेशनल इनकम है वो तीन फेजेस से होकर गुजरती है. वो तीन फेजेस कौन से हैं और इन्हें सर्कुलर फ्लो क्यों कहा जाता है इनके फ्लो को? बिकॉज इट इज अनएंडिंग फ्लो. हमें ये नहीं पता कि which phase is the first one and which phase is the last one. Means इसके starting point और terminating point का हमें पता नहीं है. That's why it is called circular flow of income. और इसके phases देखिए. First phase है production phase. Production phase means economy में product बना. Product बना, goods and services बनकर तैयार हुई तो उसके बाद वो मार्केट में बिकी. वो फेज क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन फेज. मार्केट में बिकेंगी तो प्रोड्यूसर की इनकम होगी और उस इनकम को प्रोड्यूसर किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा? उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को वेजेस, एंटरप्रेन्योर को उसका प्रॉफिट और कैपिटल को के लिए उसका इंटरेस्ट. तो उससे क्या हुआ? इनकम जनरेट हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. सेकेंड फेज बना इनकम जनरेशन फेज. आफ्टर दैट उस इनकम का हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? उस इनकम को मार्केट में स्पेंड करेगा अपनी डेली रूटीन की नीड्स को पूरा करने के लिए. तो मींस मार्केट में डिमांड क्रिएट करेगा. डिमांड क्रिएट करते हुए वो क्या करेगा? मार्केट में अपने द्वारा अर्न की गई इनकम को स्पेंड करेगा. वो बनेगा आपका एक्सपेंडिचर फेज. ठीक है. अब ये एक्सपेंडिचर हुआ, डिमांड क्रिएट हुई, तभी उन गुड्स का प्रोडक्शन हुआ. और अगर प्रोडक्शन होगा तभी इनकम जनरेट होगी. और अगर इनकम जनरेट होगी, कंज्यूमर की पॉकेट में इनकम आएगी, तभी वो डिमांड करेगा. तो विच फेज इज फर्स्ट वन? वी कांट प्रेडिक्ट. क्लियर? तो इन्हीं तीन फेजेस के बेस पर हमारे पास जो हमारे चैप्टर के रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम है, चैप्टर के रिगार्डिंग हमारे पास तीन मेथड्स है जिनके थ्रू हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फर्स्ट मेथड है आपके पास प्रोडक्ट मेथड. प्रोडक्शन फेज से का नाम प्रोडक्ट मेथड. इसके बाद इनकम जनरेशन फेज से सेकंड मेथड आपके पास है इनकम मेथड. एंड एक्सपेंडिचर फेज से बना थर्ड मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. टुडे वी विल डिस्कस प्रोडक्ट मेथड of calculating national income. Product method इसका नेम क्यों पड़ा? Because product is produced in the economy, so it is called product method. उस प्रोडक्ट को काउंट करते हुए हम देश की इनकम को कैलकुलेट करेंगे. दूसरा इसका नेम क्या है? इसको और कहा जाता है वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडिंग मेथड इसको क्यों कहा जाता है? बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स वैल्यू एडिशन ऑफ रॉ मटेरियल. आपने कॉटन खरीदी, कॉटन से क्लॉथ बनाकर बेचा, तो कॉटन आपने किसी और प्राइस पर खरीदी थी. मान लीजिए कॉटन आपने 1000 रुपीज की खरीदी और उससे क्लॉथ बनाकर बेचा 4000 का. तो उस कॉटन से क्लॉथ बनने की प्रोसेस में 3000 का वैल्यू एडिशन हुआ. So it is called value added method because इसमें raw material को more valuable बना दिया जाता है उसकी वैल्यू एडिशन करते हुए. So it is called value added method. एक नेम और है इसका, और इसे क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड. इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में ओरिजिनेट होता है और उसी के नाम से इसका नेम, इस मेथड का नेम है इंडस्ट्रियल ओरिजिन. अब
जो आपके न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग, वो ये दो नेम्स से पूछे जाते हैं। ये कहा जाएगा कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी थ्रू वैल्यू एडिड मेथड, या कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी थ्रू वैल्यू एडिड मेथड। अगर कई बार मेथड नहीं बताया होता, आपको आ जाएगा एनवीए एट एफसी निकालो। तो एनवीए एट एफसी मींस नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर। तो वैल्यू एडिड आ गया टर्म, इट मींस यू हैव टू operate this method to calculate your numerical. Clear? Now, what is the formula of this method? First main point जो आप ध्यान रखोगे कि इस मेथड से आपके पास आएगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी को ही जीवीए एट एमपी कहा जाता है, क्योंकि इस न्यूमेरिकल्स की जो टर्म्स आप यूज करोगे उसके थ्रू जो आपके पास फर्स्ट टर्म जनरेट होगी, फर्स्ट वैल्यू जनरेट होगी, वो जीडीपी एट एमपी आएगा। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको जीडीपी एट एमपी से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम पर जाना होगा। फर्स्ट आप जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी ही निकालोगे। अगेन आई एम स्पीकिंग, जीवीए एट एमपी मींस ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्लियर? ये चीज ध्यान रखोगे कि फर्स्ट मेथड से जो हमारे पास इनकम आएगी, वो आएगा टर्म आएगी, वो मार्केट प्राइस पर ही आएगी। क्लियर? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस मेथड? जीडीपी एट एमपी और जीवी एट एमपी क्या होता है? इसका जो मेन फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन दोनों टर्म्स का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट होती है सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। कहने का मतलब आपने मार्केट में कितनी सेल की और सेल करने के बाद आपके पास नॉन अनसोल्ड स्टॉक आपके पास कितना बच गया, उसको डेल्टा स्टॉक करेंगे। क्लियर? सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। अगर आपने 10,000 प्रोडक्ट्स बनाए थे और 10,000 के 10,000 बिक गए, तो आपका अनसोल्ड स्टॉक 0 होगा, तो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स होगी। ठीक है? और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? जो हम इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। इसको मैं बाद में डिटेल में समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगेन इसी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। मैंने आपको बताया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला एक ये भी बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को मैंने लिख दिया आईसी। क्लियर? जनरली ये फॉर्मूला अप्लाई होता है क्योंकि ये दो चीजें दी होगी। अब डेल्टा स्टॉक क्या है, ये पहले भी बात हो चुकी है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसे कहेंगे स्टॉक इन द एंड ऑफ द ईयर एंड स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन दोनों को माइनस करके आप जो बचेगा आपके पास वो क्या कहलाएगा? डेल्टा स्टॉक कहलाएगा। क्लियर? आफ्टर दैट जो मेन पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं, फॉर्मूला तो इतना ही है, बट यहाँ इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा चीजें छुपी हुई हैं जिनको आपको समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेल्स पे आते हैं। सेल्स, सेल्स का मीनिंग क्या है? सेल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? हम निकालेंगे प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब मार्केट वैल्यू निकालेंगे। जैसे किसी प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस जो मेंशन होती है वो एक तरह से सेल्स होती है। आप ये ले लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने टीआरजेन की बुक बनाई और वो 500 की बेची। ठीक है? और कितनी टीआरजेन की बुक सेल की? मान लीजिए 1000 आपने सेल की, तो आपकी सेल्स क्या हो जाएंगी? क्लियर? और उसके
उसके बाद भी अगर आपके पास अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है तो अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए कि 100 बुक्स आपके पास पेंडिंग बच जाती हैं और 500 पर बुक है, तो इट मींस आपके पास कितने का माल पड़ा है, 50,000 का। तो 50,000 प्लस दिस आपके पास क्या आ जाएगा, 5,50,000 आपके पास क्या आ जाएगी, सेल्स आ जाएगी। क्लियर, सॉरी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। क्लियर। नाउ एक तो ये हो गया कि अगर आपको सेल्स इस वे में दी हो सकती है, ये क्या लिखा होगा, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड मींस आपने एक प्रोडक्ट जो है कितने का बेचा है, किस प्राइस पर बेचा है वो प्राइस, और क्वांटिटी के लिए टर्म क्या दी होगी, यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो इट मींस आप यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड से आप सेल्स निकालोगे। क्लियर। और उसके बाद अगर आपके पास कोई डेल्टा स्टॉक दिया हुआ है तो वो आपके पास अलग से आ जाएगा, इसमें ऐड कर दोगे। क्लियर। अभी एक तो ये पॉइंट कि आपको सेल्स इस वे में निकालनी है, और सेल्स निकालने का वे क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था हमारे 4 सेक्टर्स होती हैं इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होती हैं। पहला सेक्टर कौन सा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर होता है प्रोड्यूसर, और तीसरा सेक्टर होता है गवर्नमेंट, और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका सेल्स से क्या कनेक्शन है, देखिए जब मैं सेल्स की बात करूंगी, आपने मार्केट में सेल की, सेल आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, एक तो हाउस होल्ड सेक्टर में करोगे, घरों में आपका माल बिकेगा, ठीक है, तो सेल्स टू हाउस होल्ड। क्लियर। पहली सेल आपकी क्या होगी, सेल्स टू हाउस। दूसरा प्रोड्यूसर, आपने जो माल है वो अपनी एक फार्म जो कि आपके प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है, वो उसमें उसे आपने बेचा है। क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी कोई जो फार्म है, आप अपना माल किसी फार्म को भी बेच सकते हो, तो दूसरी सेल क्या हो जाएगी, सेल्स टू प्रोड्यूसर और सेल्स टू फार्म। मान लीजिए आपकी फर्म ए है, सेल्स ऑफ फर्म ए टू फर्म बी। क्लियर। ये प्रोड्यूसर को सेल हो गई। तीसरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी आपका माल खरीद सकती है लोगों को बांटने के लिए, जैसे किसानों का अनाज गवर्नमेंट खरीदती है, ठीक है। तो ये जो है सेल्स, सेल्स टू गवर्नमेंट भी आएगा आपके पास। आफ्टर दैट सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपका प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री में भी डिमांड किया जा सकता है, तो आप वहां भी अपना माल बेच सकते हो, तो सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और अब्रॉड। ये सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आपको नहीं दिया होगा, आपको लिखा होगा एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स मींस आपका माल बाहर बिका है, एक्सपोर्ट। क्लियर। तो आपकी सेल्स किस किस से बनी, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू फार्म बी प्लस सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सपोर्ट्स। कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल में जो टर्म्स दी होती हैं वो सेल्स नहीं दी होती, या तो दी होंगी टोटल सेल्स, ठीक है, या दी हो सकती हैं सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी, सेल्स बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट, सेल्स बाय फर्म ए टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सपोर्ट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि आपको ये चारों टर्म्स को ऐड करते हुए आपकी कंप्लीट सेल्स बनेगी। हो सकता है आपको ये दो, इनमें से कोई दो टर्म ना दी हो, आपका माल गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा, आपकी फॉरेन आपके माल की फॉरेन सेक्टर में डिमांड नहीं हुई, आपका प्रोडक्ट सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर में और आपकी जो डोमेस्टिक लेवल पर जो कुछ फर्म्स वर्क कर रही हैं जो आपके प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही हैं उन्होंने खरीदा है, तो इट मींस आपका आपके जो टोटल सेल्स होंगी वो क्या होंगी, सेल्स टू हाउस होल्ड प्लस सेल्स टू फर्म बी। क्लियर।
तो आप सेल्स को पहले तो ले लोगे टोटल सेल्स, एक तो ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा सेल्स किस फॉर्म में, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इनटू क्वांटिटी पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्वांटिटी ऑफ दैट आउटपुट, क्लियर। और आफ्टर दैट आपके पास सेल्स क्या आ जाएंगी, सेल्स टू हाउस होल्ड सेक्टर, सेल्स टू फॉर्म बी, सेल्स टू गवर्नमेंट, सेल्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपकी कंप्लीट सेल्स हो जाएगी। एक चीज और, ये भी आपको ना दिया हो तो चौथा वे आपको क्या दिया जा सकता है, ये देखिए हाउस होल्ड, फॉर्म बी और गवर्नमेंट, ये आपकी कंट्री का पार्ट है। तो ये डोमेस्टिक लेवल पर वर्क कर रही है, तो ये इनके लिए टर्म यूज होती है डोमेस्टिक सेल्स, और ये क्या काउंट होती हैं, एक्सपोर्ट्स। ये दो टर्म्स भी जनरली न्यूमेरिकल्स में दी होती हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। अगर डोमेस्टिक वर्ड आ गया तो इट मींस आपको फॉरेन में जो आपका माल बिक रहा है वो भी काउंट करना होगा, क्लियर। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स जो होंगी वो आपकी ओवरऑल सेल्स बनाएंगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल्स आपको सिंपल दिया हो सकता है, जब आपको दो मेथड इकट्ठे दिए होंगे कैलकुलेट करने के लिए सीधा दिया हो सकता है, सेल्स प्लस डेल्टा सेल्स दिया हो आपको, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया हो, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया, सिंपल है, फिर आपने जीडीपी एंड एमपी निकाल लेना है। लेकिन कई बार ऐसा दिया होता है सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फर्म बी, आप सिर्फ एक फैक्टर को ले लेते हो, एक टर्म को ले लेते हो, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका माल सिर्फ फर्म बी ने नहीं खरीदा, कुछ और एरियाज में भी आपका माल बिका है, हाउस होल्ड सेक्टर में आपका माल बिका, तो आप अपनी सेल्स इन दोनों को ऐड करते हुए निकालोगे, क्लियर। दोनों को या चारों को, अगर चारों टर्म्स दी हुई है तो चारों को ऐड करोगे, या फिर आपका लिखा हो सकता है न्यूमेरिकल में टर्म दी हो सकती है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यू हैव टू ऐड डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स टू कैलकुलेट कंप्लीट सेल्स, क्लियर। आफ्टर दैट एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, ये तो हो गया आपका सेल्स के रिगार्डिंग। दूसरी बात है आईसी। आईसी होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आईसी, आप एक प्रोड्यूसर होते हुए आप दो तरह के खर्चे करते हैं। आपने +1 क्लास में कोस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, एंड यू हैव लर्न दैट कोस्ट आर ऑफ टू टाइप्स जनरली, फैक्टर कोस्ट और नॉन फैक्टर कोस्ट। मतलब फैक्टर इनपुट्स आप खरीदते हो, नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदते हो। इनपुट्स आपके पास दो तरह की होती हैं, फैक्टर इनपुट और नॉन फैक्टर इनपुट। फैक्टर इनपुट में आपके पास क्या आ जाती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और नॉन फैक्टर इनपुट में आपके पास क्या आएंगी, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सब आपके पास क्या आ जाएंगी, नॉन फैक्टर इनपुट में आ जाएंगी। अब इस मेथड को यूज करते हुए यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव नॉट टू टेक फैक्टर इनपुट। आपने फैक्टर इनपुट नहीं लेनी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का खर्चा आपने नहीं लेना इसमें। यू हैव टू टेक ओनली नॉन फैक्टर्स इनपुट, क्योंकि इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में फैक्टर इनपुट इन्वॉल्व है सेल्स में, क्योंकि प्रोड्यूसर जब सेल्स को कैलकुलेट करेगा कि उसने कितनी प्राइस पर माल बेचना है, तो उसमें वो फैक्टर इनपुट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो आपने यहाँ फैक्टर इनपुट नहीं लेनी। सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं, यहाँ पर फैक्टर इनपुट किस फॉर्म में दिया हो सकता है, दिया होगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो वो आप नहीं लोगे इसमें। क्यों, मशीनरी की कॉस्ट फैक्टर इनपुट्स की कॉस्ट है, एंड यू हैव टू टेक ओनली द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई की जनरली नहीं दी होती, या तो इलेक्ट्रिसिटी साथ दिया होता है और साथ दिया होगा आपके रॉ मटेरियल। आपने इन दोनों को ऐड करते हुए टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्लियर। ये आईसी निकालनी है। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा, दिस पॉइंट मस्ट हैव टू बी रिमेंबर्ड बाय यू
otherwise your numerical will be wrong. आफ्टर दैट एक चीज आपको आईसी के लिए और ध्यान रखनी होगी, वो पिछले ही मेथड से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद सकते हो? अपने देश में से खरीद सकते हो, किसी दूसरी फर्म से। तो इट मींस रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म बी, ये प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा हो गया। और उसके बाद आप इंपोर्ट्स कर सकते हो, कुछ चीजें आपको इंपोर्ट करनी पड़ सकती हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हुए आप रॉ मटेरियल निकालोगे। गवर्नमेंट से आप रॉ मटेरियल क्या खरीदोगे? क्योंकि जो गवर्नमेंट है यहाँ, रॉ मटेरियल आपको दूसरी इंडस्ट्री से मिलेगा। और दूसरा है इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स आप फॉरेन कंट्री से करोगे। तो इन दोनों को लेते हुए गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत आप ले सकते हो कि गवर्नमेंट से आपने खरीदा, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम फर्म बी और इंपोर्ट्स, ये आपके लिए क्या हो जाएगी? आईसी हो जाएगी। अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, यहाँ पर डोमेस्टिक परचेजेस टर्म दी हो सकती है। डोमेस्टिक परचेजेस, अगर यहाँ पर डोमेस्टिक परचेजेस दी हुई हैं तो आपको इंपोर्ट्स लेने होंगे। अगर आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं। क्लियर? नाउ one more thing you must have to keep in mind, that you have to calculate this method by using this formula, but कई बार ऐसा होता है कि सेल्स, जैसे ये टर्म आपको दी हुई है, बाय फर्म ए टू फर्म बी, आपको ये टर्म दी हुई है। तो इसमें एक तो ये काउंट हो रही है फर्म ए के द्वारा बेचा गया है, फर्म ए की सेल्स काउंट हो रही है। दूसरी एंट्री इसमें क्या काउंट हो रही है? फर्म बी के द्वारा जो चीज खरीदी गई। फर्म ए ने बेचा है किसको? फर्म बी को। अब फर्म बी की यहाँ पर परचेजेस मींस आईसी काउंट हो सकती है। आपको जीडीपी एमपी फर्म ए का भी निकालने के लिए कहा जा सकता है और फर्म बी का भी। तो ये एंट्री आप फर्म बी में भी डालोगे अगर फर्म बी की आईसी ऊपर नहीं दी हुई है, ओवरऑल परचेजेस नहीं दी हुई। क्लियर? और फर्म ए की सेल्स में तो हम डालेंगे ही, इट मींस ये दो एंट्रीज डालेंगी आपकी, सेल्स फर्म ए की में और परचेजेस फर्म बी में। अब सेल्स फर्म ए में कब लेनी है? अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए इसमें दो टर्म्स दी हो सकती हैं, टोटल सेल्स भी आपको दी हो सकती है, टोटल सेल्स बाय फर्म ए फिर लिखा हुआ, फिर आपको ये एंट्री लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सेल्स बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड दिया हुआ है और फिर ये दिया हुआ है, इट मींस आपको फिर ये दोनों लेनी होंगी। और इसी तरह से परचेजेस, ऊपर परचेजेस दी हुई हैं, टोटल परचेजेस ऑफ फर्म बी या इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फर्म बी, फिर आपको ये लेने की जरूरत नहीं। आपको ये तभी लेना होगा अगर यहाँ वहाँ परचेजेस आपको नहीं दी हुई। क्लियर? तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम लोग जीडीपी एंड एमपी कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? थैंक्स, हैव अ नाइस